टाइम अप। टाइम अप सर, टाइम अप। हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू दिस डेली आंसर राइटिंग सीरीज। तो आज का क्वेश्चन है एनिमल रियरिंग पे, और आज के क्वेश्चन में हम तीन बहुत इंटरेस्टिंग चीजें सीखने वाले हैं। सबसे पहला तो ये जो टॉपिक है एनिमल रियरिंग का, वो कई बार एस्पिरेंट से छूट जाता है, तो हम इस टॉपिक के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे, इसका कंटेंट जानेंगे। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज आज के वीडियो में हम सीखेंगे वो होगी स्ट्रक्चरिंग। हल्की सी डिफिकल्ट होगी स्ट्रक्चरिंग इस क्वेश्चन की। अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, एंड आई होप आपने अटेम्प्ट किया हो, अगर आपने नहीं अटेम्प्ट किया है तो प्लीज वीडियो पॉज करके एक बार क्वेश्चन खुद से अटेम्प्ट करिए, सो दैट क्वेश्चन का वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि कहाँ पे गलतियां हो रही हैं, कहाँ पे स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है, राइट। तो स्ट्रक्चरिंग सीखेंगे इस क्वेश्चन की। एंड तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है इस क्वेश्चन में जो हम सीखेंगे वो है सोचने का तरीका। यार कंटेंट तो मतलब अगर हमें आता है तो हम लिख भी सकते हैं, और लेकिन कई बार होता है कंटेंट हमें आता होता है तो भी हम उस क्वेश्चन के हिसाब से उस कंटेंट को लिख नहीं पाते हैं। और अगर हमें कंटेंट एग्जैक्टली नहीं आता तो हम कैसे सोचें कि हम उस क्वेश्चन का एटलीस्ट एक अबव एवरेज आंसर क्रिएट कर पाए। तो यूपीएससी में तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आ सकते हैं मेंस में, जो आपको कंटेंट जिसका नहीं आता होगा या फिर एक हल्का फुल्का आइडिया होगा और आपको एक प्रॉपर आंसर क्रिएट करना होगा। तो इस क्वेश्चन के थ्रू हम ये तीन चीज तो पक्का सीख जाएंगे, राइट। तो सबसे पहले एज यूजुअल जो हमारे वीडियो का सीक्वेंस होता है कि क्वेश्चन को सबसे पहले समझेंगे, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। सेकंड में जो हम करेंगे वो हम उसकी स्ट्रक्चरिंग, जैसे कि मैंने बोला, वो सीखेंगे। एंड थर्ड में जो इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो मैं आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन समझने के लिए सबसे पहले लेट्स रीड द क्वेश्चन। व्हाट रोल, साथ साथ क्वेश्चन पढ़ते हैं, आराम से समझ के क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या क्या कंपोनेंट्स हैं क्वेश्चन के, क्या उसकी मेन हेडिंग्स होंगी, कैसा क्या पूछा है एग्जैक्टली क्वेश्चन में, वो समझना बहुत जरूरी है। तो व्हाट रोल डज एनिमल रियरिंग प्ले इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियाज इकोनॉमी, ये पहली चीज हो गई कि भाई रोल क्या है एनिमल रियरिंग का इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियाज इकोनॉमी, ठीक है। एग्जामिन द मेजर सेक्टर्स, तो एक मेजर सेक्टर्स के बारे में बात कर रहा है क्वेश्चन कि उसको एग्जामिन करिए मेजर सेक्टर्स ऑफ एनिमल रियरिंग एंड हाउ विल इट हेल्प इन डबलिंग द फार्मर इनकम। तो जो मेजर सेक्टर्स हैं वो फार्मर इनकम को डबल कैसे करेंगे, इसके बारे में बात कर रहा है। तो क्या कॉम्पोनेंट्स होंगे क्वेश्चन के, अगर हम देखें तो सबसे पहला चीज पूछ रहा है कि व्हाट इज द रोल। पहले सिंपल से, व्हाट इज द रोल ऑफ एनिमल रियरिंग इन इंडियन इकोनॉमी, ऐसे इधर उधर नहीं, बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि रोल ऑफ एनिमल रियरिंग इन इंडियन इकोनॉमी, वेरी स्पेसिफिकली इन द इकोनॉमी, ठीक है। सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन का कि एक छोटा सा पार्ट है, हम डिस्कस कर लेंगे व्हाट आर द मेजर सेक्टर्स ऑफ एनिमल रियरिंग। बट जो ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है इस क्वेश्चन का वो ये है कि हाउ दीज मेजर सेक्टर विल हेल्प इन डबलिंग द फार्मर्स इनकम। अब ये हमको पता है कि बहुत बड़ा टारगेट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कि हमें फार्मर की इनकम को डबल करना है, और हमें ये देखना है कि हाउ एनिमल रियरिंग विल हेल्प इन डूइंग सो। तो इस क्वेश्चन को हमने समझ लिया है, समझ में आ गया है कि इसके क्या कंपोनेंट्स हैं, क्या पार्ट हैं। तो आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। थोड़ा सा ट्रिकी है और इसमें आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो एज यूजुअल जो पहला कंपोनेंट होगा वो तो हमारा इंट्रोडक्शन पे हो जाएगा। अब इंट्रोडक्शन किस चीज पे होता है मैं कई बार क्लासेस में बता चुका हूँ, जो एग्जैक्ट डिमांड है क्वेश्चन की, जिस चीज पे एग्जैक्टली ये क्वेश्चन है उसी चीज पे इंट्रोडक्शन होगा। तो ये क्वेश्चन एग्जैक्टली किस चीज पे है, यहाँ पे ये चीज सिंपल है क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जैक्टली एनिमल रियरिंग पे ही है, तो बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिस इज इजी, आपको एनिमल रियरिंग पे ही कोई ना कोई इंट्रोडक्शन लिख देना है। क्या लिखेंगे इंट्रोडक्शन वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। सेकेंड कॉम्पोनेंट आता है हमारे पूरे आंसर का, वो होता है बॉडी, और बॉडी में होती है हेडिंग्स। तो हेडिंग क्या लिखेंगे, सबसे पहली हेडिंग हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन से पता लगेगा। जैसा कि मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है, जो पहला चीज पूछ रहा है वो है रोल ऑफ एनिमल रियरिंग इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियाज इकोनॉमी। तो एग्जैक्टली वही हेडिंग आप यहाँ पर डाल दोगे कि रोल ऑफ एनिमल रियरिंग इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियाज इकोनॉमी, ठीक है। ये हेडिंग डाल देंगे, इसको हम कर देंगे बॉक्स के अंदर, सुंदर लगेगा, मार्क्स ज्यादा मिलेंगे। दूसरी हेडिंग क्या हो सकती है, इसके अंदर हेडिंग के अंदर जैसे कि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कि पॉइंट्स का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, आप एक कीवर्ड लिखोगे, वो क्या होगा वो आगे डिस्कस करेंगे, फिर उसको एज अ स्टेटमेंट से आप उसको एक्सप्लेन करोगे, छोटा सा स्टेटमेंट होगा,
एट मैक्स 1 या 2 लाइन का, एंड देन यू विल सब्सटैंशिएट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, यही आपका स्ट्रक्चर होगा पॉइंट का। ओके, सेकंड हेडिंग आते हैं इस क्वेश्चन में। सेकंड हेडिंग क्या है? तो एग्जामिन द मेजर सेक्टर्स ऑफ एनिमल रेयरिंग। तो स्ट्रक्चर बनाने से क्या ना, आप क्वेश्चन को तोड़ लेते हो, आपको क्वेश्चन बड़ा या डिफिकल्ट नहीं लगेगा, फिर आपने तोड़ तोड़ के छोटे छोटे कॉम्पोनेंट्स में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, दैट विल हेल्प, राइट। तो सेकंड चीज हम सबसे पहले देख लेंगे, नॉट एज अ हेडिंग बट एज अ डायग्राम देख लेंगे एटलीस्ट इस क्वेश्चन में। क्यों कर रहे हैं डायग्राम से, क्यों देख रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन तो केवल 10 मार्कर का है, क्वेश्चन केवल 10 मार्कर का है, यू ओनली हैव 2 पेजेस। तो जब 2 ही पेजेस हैं तो आपको अपना जो स्पेस एंड कंटेंट प्रॉपरली मैनेज करना होगा, राइट। तो एक छोटा सा डायग्राम बनाएंगे जिसमें हम मेजर सेक्टर्स के बारे में बना देंगे, जो एनिमल हस्बेंड्री की या एनिमल रियरिंग की मेजर सेक्टर्स हैं उनके बारे में छोटा सा डायग्राम बना देंगे। तीसरा हेडिंग या फिर कह लो दूसरा हेडिंग जो होगा, ये तो डायग्राम हो गया, वो क्या होगा? अगर क्वेश्चन देखें फिर से, तो हाउ दीज मेजर सेक्टर्स विल हेल्प इन डबलिंग फार्मर्स इनकम। अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि आपके पास 2 तरीके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, दूसरी हेडिंग को लिखने के 2 तरीके। एक हो जाएगा, अब एग्जैक्टली इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, सपोज मेजर सेक्टर्स जब हम डिस्कस करेंगे, लेट्स से यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया 5 मेजर सेक्टर्स, ठीक है। लेट्स से ये 5 मेजर सेक्टर्स हैं इसके, है ना। कोई भी हो सकता है, पोल्ट्री है, बी है, फिश है, ऐसे ऐसे करके 5 मेजर सेक्टर्स हैं। तो इसको लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, या तो आप सारे मेजर सेक्टर, सपोज आपने कुछ भी उठाया, पोल्ट्री उठाया, एंड फिर आपने एक्सप्लेन किया कि कैसे ये डबलिंग द फार्मर इनकम कर रहा है, ठीक है, आपने ये एक्सप्लेन किया। फिर आपने दूसरा सेक्टर उठाया, लेट्स से बी कीपिंग का सेक्टर उठाया, फिर आपने एक्सप्लेन किया कि डबलिंग द फार्मर इनकम कैसे कर रहा है। तो या तो आप इस तरह कर सकते हो, ऐसे सारे सेक्टर को 3, 4, 5 जो भी सेक्टर्स हम डिस्कस करेंगे वो डबल कैसे कर रहा है फार्मर इनकम को, उसको इंडिविजुअली लिख सकते हो। बट इसमें 2 प्रॉब्लम। पहली प्रॉब्लम ये है कि एक तो जो ये पॉइंट्स होंगे ना कि डबलिंग फार्मर कैसे कर रहा है, ये बहुत ही रिपीटेटिव हो जाएंगे, ठीक है। सब में आप डिफरेंट पॉइंट्स कहां से लेके आओगे, ऑलमोस्ट सिमिलर पॉइंट्स निकल के आएंगे। दूसरी प्रॉब्लम है, तो आपके पास मतलब नए पॉइंट्स नहीं होंगे, तो आपको मतलब एग्जामिनर जो है ना बोर हो जाएगा आपका आंसर पढ़ने में, ठीक है। दूसरी जो प्रॉब्लम है इस चीज में वो ये है कि स्पेस बहुत खराब हो जाएगी। आपके पास तो 2 ही पेज है, अगर आपने 5 सब हेडिंग्स के अंदर भी 2 पॉइंट बना दिए, देन इट इज 10 पॉइंट्स, ये तो पूरा पेज ले गया। बट आपको रोल भी डिस्कस करना है, आपको डायग्राम भी बनाना है, तो इसलिए ये स्पेस बहुत ज्यादा यूज कर लेगा। अगर ये 15 मार्कर होता एंड अगर आपके पास इंडिविजुअल स्पेसिफिक पॉइंट्स होते, तब तो हम ये वाला अप्रोच अडॉप्ट कर लेते। पर अभी के लिए हम ये वाला अप्रोच अडॉप्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास रिपीटेटिव पॉइंट्स ही होंगे, कुछ यूनिक पॉइंट्स नहीं होंगे, क्योंकि डबलिंग द फार्मर इनकम के यूनिक पॉइंट बनाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो हम ये वाला अप्रोच अडॉप्ट नहीं करेंगे। तो हम कौन सा अप्रोच अडॉप्ट करेंगे? हम सेकंड अप्रोच अडॉप्ट करेंगे जिसमें हम ये लिखेंगे कि ये जो मेजर सेक्टर्स हैं एनिमल रेयरिंग के, वो एज अ होल कैसे डबलिंग द फार्मर इनकम करते हैं। मतलब हम डबलिंग द फार्मर इनकम की एक ही हेडिंग बनाएंगे और इस हेडिंग के अंडर हम 5-6 पॉइंट्स जो भी आपको लिखना है, ठीक है, वो पॉइंट्स हम लिख देंगे कैसे ये डबल कर रहा है फार्मर इनकम को। हम इंडिविजुअल सेक्टर से उसको रिलेट नहीं करेंगे क्योंकि हर इंडिविजुअल सेक्टर सेम ही काम कर रहा होगा। अगर पोल्ट्री पर जाएंगे तो उसका प्रोडक्शन बढ़ेगा तो फार्मर के पास पैसे ज्यादा आएंगे, अगर बी कीपिंग में जाएंगे तो अगेन फार्मर के पास अल्टरनेटिव इनकम आएगी तो उसके पास पैसे ज्यादा आएंगे। तो आप समझ रहे हो, मतलब सेम रिपीटेटिव पॉइंट्स चलेगा, इसलिए आप फॉलो करो ये वाला अप्रोच, ठीक है। तो ये हल्की सी यहाँ पे स्ट्रक्चरिंग समझनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं यूपीएससी क्वेश्चंस में थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ता है, राइट। तो ये तो अभी हमारी हेडिंग नंबर 2। तीसरी, अब अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो यहां तक आते आते आपका पेज भर जाएगा, आपके पास केवल मौका बचेगा तो थोड़ी शायद कोई केस स्टडी लिखने का मौका बच जाए एंड उसके बाद आप कंक्लूड करके आंसर लिख दोगे। तो एक्चुअल में तो 10 मार्कर में हम यही करेंगे, लेकिन सपोज ये क्वेश्चन 15 मार्कर का होता तो हम एक्स्ट्रा क्या लिखते? तो हम यहाँ पे गवर्नमेंट पॉलिसी भी लिखते कि भाई एनिमल रियरिंग से रिलेटेड गवर्नमेंट की क्या क्या पॉलिसीज हैं, अब उन पॉलिसीज को भी लिखते एंड हम वे फॉरवर्ड भी लिखते कि एनिमल रियरिंग के पोटेंशियल तक पहुंचने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। ये पोर्शन होता है किसका? वैल्यू एडिशन का। इस क्वेश्चन में हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये 10 मार्कर का पूछा है, बट यही क्वेश्चन अगर 15 मार्कर का पूछता तो हम जरूर ये काम करते। बट
इस वीडियो में हम ये चीज डिस्कस जरूर करेंगे, ठीक है। तो अब ये पूछ सकते हैं कि भाई इस क्वेश्चन को 15 मार्कर का ही क्यों नहीं रखा। ऐसे क्वेश्चंस यूपीएससी में बहुत आप देखोगे कि क्वेश्चन कई बार छोटा होता है, शॉर्ट क्वेश्चन होता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है, लेकिन उसको यूपीएससी पूछ लेता है 15 मार्कर। और कई बार क्वेश्चन के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं बट उसको यूपीएससी पूछ लेता है 10 मार्कर में। तो आपको आदत डालनी चाहिए इस तरह के क्वेश्चंस को टैकल करने, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन का स्ट्रक्चरिंग वाला कंपोनेंट खत्म। अब हम आते हैं इंफॉर्मेशन में, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा सोचने का तरीका देखेंगे, क्योंकि डायरेक्ट इंफॉर्मेशन मगअप करके इस क्वेश्चन को लिखना, फिर आप तो हर चीज याद ही करते रह जाओगे। क्वेश्चन को सोचना कैसे पॉइंट्स जनरेट करने हैं, हल्का सा इस वाले वीडियो में हम वो सीखते हैं। तो शुरू करते हैं, इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। क्या लिख सकते हैं इंट्रोडक्शन में? जैसा कि मैंने आपको बोला, आपको इंट्रोडक्शन एनिमल रियरिंग पे ही लिखना है, तो जस्ट स्टिक टू इट। आप चाहे तो इसको डिफाइन कर सकते हैं, बट मैं ये कहूंगा कि डेफिनेशन इसकी बहुत टिपिकल नहीं है। इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट टर्म टू अंडरस्टैंड, कोई बहुत टेक्निकल टर्म नहीं है। तो जहां पे बहुत आसान टर्म हो ना, वहां पे डिफाइन करने से आप बच सकते हो। मतलब इट्स नॉट अ वेरी गुड इंट्रोडक्शन, बट स्टिल आप एक लाइन में अगर चाहो तो एनिमल रियरिंग क्या होता है, एक आप विजुअलाइज करना है एनिमल रियरिंग। लेट्स से हम एक यहां से ना, अगर आपने ये विजुअलाइज कर लिया, आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। एनिमल रियरिंग क्या है? सपोज देयर इज एन एनिमल, ठीक है, उसके जो भी प्रोडक्ट्स हैं, चाहे मिल्क हो गया, एग हो गया, या फिर उसके स्किन प्रोडक्ट्स हो गए, तो उनको यूज करना है किसे? ह्यूमंस को, ठीक है, ह्यूमंस को यूज करना है। तो ये हो गई हमारी बेसिक कंपोनेंट एनिमल रियरिंग की। अब क्या होगा, तो कुछ इसमें लेबर लगेगा, राइट, कुछ लैंड लगेगा, कहीं तो हो रहा होगा चीजें, कुछ कैपिटल लगेगा, तो मतलब ये सारी चीजें लगेंगी, राइट, टू फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इट। प्रोडक्शन में कुछ रॉ मटेरियल्स लगेंगे, है ना, और फिर एक सप्लाई चेन होगी जिसके थ्रू ये प्रोडक्ट जा रहा होगा मार्केट में और वहां से कंज्यूमर तक पहुंचेगा, एंड उसके बाद और ये भी कह सकते हैं ये एक्सपोर्ट हो जाएगा। और जब ये एक्सपोर्ट होगा और कंज्यूमर तक पहुंचेगा, तो रिटर्न किसके पास आएगा? ये हो गया रिटर्न। ये किसके पास आएगा? जो होंगे इसके एक्चुअल में जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो फार्मर्स होगा, या फिर जो भी है ना, डेयरी फार्मर है, पोल्ट्री फार्मर है, कुछ भी है, तो रिटर्न हो गया। अब ये लेबर कौन हो सकता है? ये मेल और फीमेल, या विमेन और मैन, तो कुछ भी हो सकता है। तो विमेन करें या फिर मैन करें, तो ये दोनों कौन है? वल्नरेबल सेक्शन है। तो हल्का सा आप देख रहे हो कि अगर हमने इसी वाले एनिमल रियरिंग से और इसके पूरे सप्लाई चेन को प्रॉपर विजुअलाइज किया, तो हमें बहुत सारे कंपोनेंट मिल रहे हैं शुरू से लेकर अंत तक। शुरू कहां से हो रहा है? रॉ मटेरियल से लेकर, प्रोडक्शन से लेकर, अंत कहां पे हो रहा है? पूरा एक्सपोर्ट करके रिटर्न आने तक, एंड देन अगेन वो प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो ये कोई भी क्वेश्चन में कोशिश करिए कि आप विजुअलाइज कर पाए कि क्या क्या कंपोनेंट्स है। अगर आपने कंपोनेंट विजुअलाइज कर लिया तो आपका क्वेश्चन वहीं पे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो इंट्रोडक्शन हमने देखा, इंट्रोडक्शन हम किस चीज पे कर सकते हैं? एनिमल रियरिंग पे कर सकते हैं। और एनिमल रियरिंग को आप चाहो तो हल्का सा डिफाइन कर दो कि कैसे इट इज एन एक्टिविटी विच यूजेस एनिमल, अपनी लैंग्वेज में डिफाइन करना है। यूजेस एनिमल प्रोडक्ट्स like eggs, milk और skin based products for the human consumption or for human use, ठीक है। बट बेहतर ये होगा कि आप हल्का सा डेटा वगैरह डाल दो, थोड़ा स्पाइस अप कर दो अपनी इंट्रोडक्शन को। तो कैसे स्पाइस अप कर सकते हैं? अब भाई इंडिया इज दी मतलब इंडिया में लार्जेस्ट लाइव स्टॉक ओनर है, सबसे ज्यादा कैटल, सबसे ज्यादा लाइव स्टॉक इंडिया में पाई जाता है। तो आप वहां से स्टार्ट कर सकते हो। आप और क्या, तो आपका एक डेटा हो जाएगा कि लार्जेस्ट, ठीक है, आप इससे स्टार्ट कर सकते हो। और किस चीज से कर सकते हो स्टार्ट? अगर आपके पास कोई प्रॉपर डेटा पॉइंट है, जैसे कि 56% जो बफेलोज है पूरे वर्ल्ड की, वो इंडिया में, ठीक है, आप इससे स्टार्ट कर सकते हो। आप कह सकते हो कि 12.5% कैटल पूरे वर्ल्ड की जो है वो इंडिया में, राइट, कैटल की बात अगर हम करें, तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। अपना कोई भी पर्टिकुलर डेटा पॉइंट आप अपने आंसर में लिख सकते हो। और आप ये भी कर सकते हो कि एनिमल रियरिंग कंट्रीब्यूट्स ऑलमोस्ट लाइक 4.1% टू द जीडीपी, ठीक है, आप ये भी कर सकते हो, है ना। या फिर आप ये भी कर सकते हो कि 25%, है ना, 25% ऑफ द एग्रीकल्चरल जीडीपी, टोटल एग्रीकल्चरल जीडीपी वो भी एनिमल रियरिंग से ही आती है। तो ये कुछ डेटा पॉइंट्स हैं, ये आप लिख लीजिए, आपके इंफॉर्मेशन के लिए, आपको आंसर्स में यूज करने के लिए फायदा होगा। तो इसमें से कोई भी डेटा यूज करके आप एक 3 से 4 लाइन का आप इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन के बाद यहाँ तो काम खत्म हो गया, हमने डिस्कस किया था। इंट्रोडक्शन के बाद हम क्या लिखेंगे? रोल लिखेंगे, राइट। हेडिंग नंबर 1 पे आ जाएंगे और हम लिखेंगे रोल ऑफ
एनिमल रियरिंग इन द इंडियन इकोनॉमी। अब यहाँ पे थोड़ा सा सोचने का है कि यार डायरेक्टली इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, ठीक है, किसी बुक में नहीं मिलेगा, कहीं पे नहीं मिलेगा यहाँ, राइट। तो आप सोचोगे कैसे, या फिर इस तरह क्वेश्चन को सोचा कैसे जाए कि एनिमल रियरिंग। अब यहाँ पे देखो दो चीजें कि एनिमल रियरिंग का जो रोल है वो इंडियन इकोनॉमी में क्या है। तो यहाँ पे सबसे सही तरीका होता है कि आपको तो ये बताना है कि इंडियन इकोनॉमी में रोल क्या है। तो इंडियन इकोनॉमी के जो भी कंपोनेंट्स हैं या जो भी उसके कीवर्ड्स हैं उससे क्वेश्चन को स्टार्ट करो, उससे हर पॉइंट को स्टार्ट करो, ठीक है। कीवर्ड लिखो इंडियन इकोनॉमी का, राइट, कीवर्ड लिखो एंड उसको एनिमल रियरिंग से रिलेट करो और फिर उसके बाद उसका एग्जाम्पल दे दो। तो कैसे करना है वो देखते हैं, ठीक है। पहला चीज उठा लेते हैं कि एनिमल रियरिंग। अब यहाँ पे एनिमल रियरिंग इंडियन इकोनॉमी का कीवर्ड उठाते हैं, कोई भी कीवर्ड उठा लो, एम्प्लॉयमेंट। एनिमल रियरिंग क्या करेगा, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। और अगर हम इसका डेटा देख लें तो ये लगभग 8.8% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है, इंडियन पॉपुलेशन में एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। ये हो गया डेटा, सब्सटैंशिएट हो गया, ठीक है। एक और कीवर्ड उठा लेते हैं, और क्या होगा। अब एनिमल रियरिंग कंपोनेंट से हल्का से देखें तो क्या आएगा, फूड सिक्योरिटी भी हो जाएगी, ठीक है, वो भी कंपोनेंट है इकोनॉमी का। इकोनॉमी मतलब क्या होता है, व्हाट इज इकोनॉमी। इकोनॉमी मतलब क्या होता है, देयर इज अ प्रोडक्शन हैपनिंग, कुछ तो प्रोडक्शन होता है। प्रोडक्शन के लिए ऑब्वियसली अब क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, वो सारी चीजें चाहिए। देयर इज अ प्रोडक्शन हैपनिंग, कुछ लोग कर रहे होंगे प्रोडक्शन, दे आर लेबरर्स, ठीक है। कुछ पर्टिकुलर लैंड में हो रहा होगा वो, दैट इज अ लैंड। तो वही ना, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, वो चार कंपोनेंट जो इकोनॉमी के होते हैं वो होता है। प्रोडक्शन होने के बाद अगेन देयर इज अ सप्लाई चेन एंड उसके बाद मार्केट एंड एक्सपोर्ट, ठीक है, ऐसा होता है। एंड देन देयर इज अ रिटर्न। तो ये एक इकोनॉमी का एक ब्रॉड कह लो विजुअलाइजेशन है, एक ब्रॉड सप्लाई चेन है इकोनॉमी का। तो यहीं से कंपोनेंट उठाने हैं, ठीक है। अब आप क्या बोलोगे, इकोनॉमी होनी चाहिए सस्टेनेबल, है ना, सस्टेनेबल इकोनॉमी होनी चाहिए भाई। अब जो लेबर है उसका इंक्लूसिव ग्रोथ होना चाहिए, यहीं से तो आता है लेबर, या फिर कह लो वल्नरेबल सेक्शन, उसका इंक्लूसिव ग्रोथ होना चाहिए, ठीक है। जो यहाँ पे वल्नरेबल सेक्शन है वुमेन है तो जेंडर पैरिटी होनी चाहिए। तो यहीं से आप जब उसको तोड़ना स्टार्ट करोगे ना, थोड़ा सा अंदर जा जाके तोड़ना स्टार्ट करोगे तो आपको दिखेगा सारा आंसर यहीं छुपा हुआ है, ठीक है। तो और देखते हैं, अब जैसे आपने सपोज अगर आप एनिमल रियरिंग का देखो तो इसका एक प्रोडक्ट हो जाएगा बायोमास, ठीक है, बायोमास, बायोगैस, जो आप फॉडर दे रहे हो, जो आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज हो रहे हैं, तो आप ये कह सकते हो कि बायोगैस का प्रोडक्शन हो सकता है ना, ऐसे वो इंडियन इकोनॉमी को हेल्प कर सकता है, ठीक है। बायोगैस प्रोडक्शन में हेल्प कर सकता है। डंग जो एनिमल वेस्ट है, दैट इज अगेन यू नो अ ग्रेट सोर्स ऑफ बायोगैस, बायोमास, ठीक है। आप इसका यूज फर्टिलाइजर में भी कर सकते हो। तो अगेन एग्रीकल्चर इज अ पार्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, और एनिमल ब्रीडिंग से हम फर्टिलाइजर्स वगैरह बना सकते हैं, मैन्योर वगैरह बना सकते हैं, राइट। फिर आपका एक्सपोर्ट ग्रो करेगा, एक्सपोर्ट ग्रो करेगा। अगर आप एनिमल ब्रीडिंग करोगे तो एक्सपोर्ट ग्रो करेगा। एक्सपोर्ट इज ए कंपोनेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, वो इंडियन इकोनॉमी के अंडर एक कीवर्ड है ना, एक्सपोर्ट। तो आप ये भी लिख सकते हो कि इसको आप डेटा से सब्सटैंशिएट कर सकते हो कि इंडिया, अगर हम देखें तो बीफ के एक्सपोर्ट में इंडिया नंबर 2 है, राइट, नंबर 2 है। या फिर हम देखें कि, और अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो इंडिया, अगर हम बात कर सकते हैं मिल्क का एग्जांपल दे सकते हैं, प्रोडक्शन, ये अगेन इंडियन इकोनॉमी का एक कंपोनेंट है, ठीक है। हम ये बोल सकते हैं कि मिल्क में इंडिया नंबर 1 प्रोडक्शन है ना, नंबर 1 है इंडिया। तो इस तरह से इंडियन इकोनॉमी की कंपोनेंट लिखेंगे और उसको हम सब्सटैंशिएट कर देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे विद द हेल्प ऑफ एनिमल रियरिंग, और सब्सटैंशिएट कर देंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। और क्या कंपोनेंट हो सकते हैं इंडियन इकोनॉमी का, इकोनॉमी कंपोनेंट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, इनकम। इनकम कहां से आएगा, क्या हमने बात किया था, रिटर्न, राइट। तो रिटर्न वर्ड जैसे हमारे दिमाग में आएगा, इनकम हमारे वर्ड में आ जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि फार्मर की इनकम मिलेगी, एनिमल रियरिंग से फार्मर की इनकम बढ़ेगी, है ना, ये हम कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट की बात हम कर चुके हैं। सोशल सिक्योरिटी अगेन इज अ कीवर्ड, इकोनॉमी के अंदर सोशल सिक्योरिटी आती है। जैसे कि आजकल आप देख ही रहोगे कि इकोनॉमी वगैरह में सोशल सिक्योरिटी का कितना इश्यू है, ठीक है, सोशल सिक्योरिटी। अब सोशल सिक्योरिटी एनिमल रियरिंग कैसे देगा, अरे भाई जब फार्मर्स या जो भी डेयरी फार्मर है, पोल्ट्री फार्मर है, कुछ पर्टिकुलर डिजास्टर हो गया या फिर ड्रॉट पड़ गया या कुछ भी हो गया, उनके पास एग्रीकल्चर करने के लिए नहीं है रॉ मटेरियल्स, या वो नहीं कर सकते उस समय, तो एनिमल रियरिंग तो साथ दे देगा उनका उस समय, राइट। तो आप ये भी कह सकते हो कि एनिमल रियरिंग इज डिजास्टर रेसिलिएंट, है ना। तो जब वो डिजास्टर रेसिलिएंट होगा तो उस समय, डिजास्टर के समय, वो इंडियन इकोनॉमी को बहुत अच्छे से सपोर्ट कर सकता है। दैट इज द रोल ऑफ एनिमल रियरिंग इन इंडियन इकोनॉमी, टू प्रोवाइड रेसिलियंस टू द इकोनॉमी, राइट।
और फिर हमने जो एक और पॉइंट डिस्कस किया था, आप कह सकते हो जेंडर इक्वालिटी, कि भाई अब एनिमल रेयरिंग में इफ वी प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट बट वी प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द वुमेन, तो कितना बढ़िया होगा, वुमेन एम्पावरमेंट भी है ना, जेंडर इक्वालिटी भी है, तो ये भी चीज एनिमल रेयरिंग कर देगा, है ना। तो ये हो गई हमारे पूरा इंडियन इकोनॉमी के कंपोनेंट निकाले, उसको एनिमल रेयरिंग से रिलेट किया एंड उसके हमने एग्जाम्पल देके सब्सटैंशिएट करके काम खत्म कर दिया, ठीक है। तो और जैसे कि आप इसमें कह सकते हो कि जैसे जेंडर इक्वालिटी में अगर हम बात करें तो आप ये एग्जाम्पल दे सकते हो कि पंजाब हरियाणा में लगभग 90% जो 90% लाइफ स्टॉक रियरिंग या फिर लाइफ स्टॉक फार्मिंग में फार्मर्स इन्वॉल्व इन, दे आर वुमेन। ओके, सो दैट एग्जांपल यू कैन गिव एंड सब्सटैंशिएट योर आंसर। तो यहाँ पे हमारा पहली हेडिंग खत्म हो जाती है कि भाई व्हाट इज द रोल ऑफ एनिमल रियरिंग इन इंडियन इकोनॉमी। और यहाँ हमने ये सीख लिया इसको सोचना कैसे, याद करने की जरूरत बहुत ज्यादा नहीं है, याद करना है केवल कीवर्ड्स। क्या क्या चीजें याद करना है आपको, केवल कीवर्ड याद रखना है, वो इंडियन इकोनॉमी का होगा, रिलेट तो आप खुद ही कर लोगे, नॉर्मल इंग्लिश है, एंड आपको थोड़े बहुत एग्जांपल्स एंड डेटा पॉइंट्स याद रखने, ठीक है। ये दो चीजें केवल याद रखनी है आपको, इसी के नोट्स बनाने हैं, इसी को याद करना है, रिवाइज करते रहना है, ठीक है। चलो इसको आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं अपने डायग्राम पे। याद है हेडिंग 1 के बाद हमको बनाना था एक डायग्राम, किस चीज का डायग्राम बनेगा, मेजर सेक्टर। यही तो क्वेश्चन ने पूछा है कि व्हाट आर द, कि एग्जामिन करो कि भाई जो मेजर सेक्टर्स हैं एनिमल रियरिंग के, वो कैसे हेल्प कर रहे हैं डबलिंग द फार्मर इनकम। तो सबसे पहले हम मेजर सेक्टर के बारे में ही देख लेते हैं कि भाई क्या क्या मेजर सेक्टर है। तो क्या क्या मेजर सेक्टर है, एक है डेयरी, राइट, दूसरा है पोल्ट्री, ठीक है, तीसरा है फिश प्रोडक्शन भी एनिमल रियरिंग में आता है, ठीक है। चौथा आप खुद सोचिए क्या हो सकता है, बी कीपिंग कह सकते हैं, है ना, बी कीपिंग कह सकते हैं, ठीक है। और सोचिए और क्या हो सकता है, पिग्स का प्रोडक्शन होता है या पिग्स की रियरिंग भी होती है, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, शीप एंड गोट, ये सब भी आते हैं एनिमल रियरिंग में आते हैं, है ना। तो इसकी बात कर सकते हैं, शीप गोट वगैरह। तो ऐसे मतलब इसमें पूछा है मेजर सेक्टर, तो हम इनमें से आप कोई भी 4 या 5 आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। हमने 6 डिस्कस किया है, आप कोई भी 4-5 यूज कर सकते हैं। तो ये तो एक डायग्राम बन गया कि मेजर सेक्टर का हमने डायग्राम बना लिया, ठीक है। अब हमने जैसे बोला था, अब इसका इंडिविजुअल नहीं लिखेंगे कि कैसे ये डबल करता है, 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 ऐसा नहीं करेंगे। हम डायरेक्टली अपनी हेडिंग पे आ जाएंगे, व्हिच विल बी हेडिंग नंबर 2, दैट इज हाउ एनिमल रियरिंग will help in doubling the farmer income। बस इस हेडिंग पे आ जाएंगे और इसमें हम डबलिंग द फार्मर इनकम के अंडर पॉइंट्स लिख देंगे कि कैसे वो हेल्प करेगा। तो कैसे हेल्प करेगा खुद सोचते हैं, चलो सोचते हैं कैसे। डबलिंग द फार्मर इनकम का मतलब क्या है, भाई फार्मर है, वो कुछ काम कर रहा है, सपोज देयर इज एनी एक्टिविटी दैट ही इज डूइंग, तो इस एक्टिविटी का उसको मिलेगा पैसा, रिटर्न। हम ये चाहते हैं कि जो रिटर्न है वो दुगना हो जाए, 2 टाइम्स हो जाए, है ना, ये चाहते हैं हम। तो ये कैसे हो सकता है, ये 2-3 तरीके से हो सकता है, आप ये पे विजुअलाइज करो कैसे हो सकता है। या तो फार्मर का प्रोडक्शन बढ़ जाए, ठीक है, या तो प्रोडक्शन बढ़ा दें, या फिर उसका प्रोडक्शन हम डाइवर्सिफाई कर पाए, है ना, कि सीजनल ना रह जाए, वो हर सीजन में एम्प्लॉयड रहे, या तो ऐसा कर सकते हैं। या फिर हम ऐसा करें कि जो उसकी प्रोडक्ट की वैल्यू है वो वैल्यू बेटर डिस्कवर हो, ठीक है, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर। या फिर ऐसा करें कि उसके प्रोडक्ट दूर दूर तक पहुंचे, मतलब मार्केट डिस्कवरी, है ना। अगर वो प्रोडक्ट दूर दूर तक पहुंचेगा तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी और उसके पास और इंसेंटिव आएगा प्रोडक्शन करने का। तो ये कुछ चीजें हैं जिससे फार्मर की हम इनकम डबल कर सकते हैं। तो इसी को यूज करेंगे हम इस अपने पॉइंट्स को क्रिएट करने में, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या लिख सकते हैं कि एनिमल रियरिंग क्या करेगा, ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम प्रोवाइड करेगा, है ना, ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम। जैसे कि कोई ड्राउट हुआ, कुछ भी अनसीजन मतलब सीजन नहीं चल रहा है एग्रीकल्चर का, ठीक है, तो ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम मिल जाएगा फार्मर को, तो वहां से इनकम बढ़ जाएगी, ठीक है। और क्या हो सकता है कि प्रोडक्शन बढ़ सकता है, किसका प्रोडक्शन, अब एग्जांपल दे दो, मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, इंडिया ऑलरेडी नंबर 1 है। एंड आप एग्जांपल दे सकते हो ऑपरेशन फ्लड का, है ना, ऑपरेशन फ्लड हुआ, क्या है ऑपरेशन फ्लड, सबको पता होगा, कोऑपरेटिव मूवमेंट इन द मिल्क इंडस्ट्री, द डेयरी इंडस्ट्री, ठीक है। तो इसकी वजह से कितना फायदा हुआ है फार्मर्स को, आज भी हो रहा है। अमूल इज अ वेरी बिग एग्जांपल, ठीक है। इसके बाद आप क्या कर सकते हो कि अगर आप प्रोडक्शन बढ़ाओगे, आप थोड़ा बहुत इनकम बढ़ेगा तो हल्का सा डिमांड भी बढ़ेगा ना, डिमांड बढ़ेगा डेयरी प्रोडक्ट्स या पोल्ट्री प्रोडक्ट्स, किसी भी चीज का आप बोलो तो डिमांड बढ़ेगा।
डिमांड बढ़ेगा तो फार्मर्स को एमएसपी पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा तो वो मार्केट में और बेहतर जा पाएंगे, मार्केट में जाएंगे तो उनको रिटर्न मिलेगा और उनकी इनकम बढ़ेगी। ठीक है, और क्या आ सकते हैं, फोर्थ पे आ जाते हैं कि जो सप्लाई चेन है, देखो जैसे प्रोडक्शन बढ़ना स्टार्ट होता है, डिमांड बढ़ना स्टार्ट होता है, तो ऑटोमेटिकली सप्लाई चेन में इंप्रूवमेंट आना स्टार्ट हो ही जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि एनिमल ब्रीडिंग की वजह से जब फार्मर सशक्त हो रहा है, मतलब एम्पावर हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली सप्लाई चेन में भी इंप्रूवमेंट होगा, कोल्ड स्टोरेज वगैरह वाली जो फैसिलिटीज हैं वो बढ़ेंगी, प्राइवेट सेक्टर इंसेंटिवाइज होगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए, राइट, कोल्ड स्टोरेज वगैरह अपने आप आने लगेगा, प्राइवेट सेक्टर खुद ही आने लगेगा इन्वेस्टमेंट वगैरह करने के लिए। तो इस वजह से ऑटोमेटिकली रिटर्न्स बढ़ जाएंगे फार्मर्स के, है ना, और उनकी इनकम जुड़ जाएगी, डबलिंग दी फार्मर इनकम। यहाँ से रिलेट कर सकते हैं। अब देखो आपको रिलेट करना है, आपको लॉजिकली सोचना है कि कैसे कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमने वही बात कर ली कि ड्राउट वगैरह डिजास्टर रेजिलिएंट बना देगा, जो फार्मर की इनकम है उसको वो डिजास्टर रेजिलिएंट बना देगा, है ना, और अगर हम इसको डिजास्टर रेजिलिएंट बना पाते हैं तो दैट इज अ ग्रेट थिंग फार्मर्स के लिए। और क्या कर सकते हैं, अब आप ये देखो जो फूड और डेयरी इन सब का, लाइक डेयरी स्पेशली या फिर मीट प्रोडक्ट्स और डेयरी प्रोडक्ट्स, इन सब की जो डिमांड होती है ये बहुत फ्लक्चुएट नहीं करती है। ठीक है, क्योंकि लाइक हाई एंड प्रोडक्ट्स है, मतलब सभी लोग कंज्यूम तो नहीं करते हैं मीट या डेयरी, राइट, ये सब लोग कंज्यूम तो कर नहीं पाते हैं, ये थोड़े से हाई एंड प्रोडक्ट्स है, तो इनकी डिमांड बहुत फ्लक्चुएट नहीं करती है, राइट। तो अगर फ्लक्चुएट नहीं करती है तो इसका मतलब क्या है कि फार्मर की इनकम भी फ्लक्चुएट नहीं करेगी, और अगर इनकम फ्लक्चुएट नहीं करेगी तो इट इज सिमिलर टू हैविंग मोर इनकम, राइट, जहां पे पहले इनकम नहीं होती थी वहां इनकम हो रही है, उस सीजन में इनकम हो रही है, तो ये अगेन फार्मर की इनकम में हेल्प मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि यार कैसे एनिमल रियरिंग हेल्प करता है डबलिंग द फार्मर इनकम। और कोई पॉइंट आपके दिमाग में आ रहा हो, एक और चीज आ सकती है कि देखो जो लैंड है जो एग्रीकल्चर के लिए चाहिए उसका डिस्ट्रीब्यूशन तो आपको पता है इंडिया में इगैलिटेरियन नहीं है। इगैलिटेरियन मतलब कि सबके पास ऑलमोस्ट सिमिलर अमाउंट ऑफ लैंड तो नहीं है। ठीक है, आपको पता है कि कितने ऑलमोस्ट लेस देन लाइक 85% से ज्यादा जो फार्मर्स हैं उनके पास छोटा छोटा लैंड है, दे आर स्मॉल फार्मर्स, राइट, दे हैव लैंड लेस देन 1 हेक्टेयर 2 हेक्टेयर, राइट। और लेकिन अगर आप ये देखो यही जो डिस्ट्रीब्यूशन है लाइफ स्टॉक में, ये बहुत ज्यादा डाइवर्स नहीं है। मतलब लाइफ स्टॉक सभी के पास, मतलब जो भी फार्मर्स या जो लोग इन्वॉल्व हैं एनिमल ब्रीडिंग में, उनके पास जो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, राइट, देयर इज सॉर्ट ऑफ, मतलब लैंड के कंपैरिजन में ज्यादा इगैलिटेरियन है लाइफ स्टॉक का पोजीशन। ठीक है, इससे क्या होता है, ये वाला जो प्रोडक्ट, ये वाला जो एक्टिविटी, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो थोड़ी सी कम रिस्की हो गई, थोड़ी सी मतलब इंडिपेंडेंट हो गया फार्मर, वो खुद से चीजें कर सकता है, राइट। इन लैंड इट हैज टू डिपेंड ऑन द लैंड ओनर, इट हैज टू डिपेंड ऑन सो मेनी थिंग्स। लेकिन एनिमल ब्रीडिंग वाली चीज में उसके पास खुद ही एनिमल्स है, खुद ही वो छोटे छोटे स्केल पे अपना काम आगे बढ़ा सकता है। तो ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से एनिमल ब्रीडिंग हेल्प कर देता है डबलिंग दी फार्मर इनकम। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। इसके पास आप केस स्टडी लिख के अब केस स्टडी किसका लिखोगे, स्विट्जरलैंड का केस स्टडी लिख दो, है ना। यूरोपियन कंट्री में सबसे ज्यादा एनिमल रियरिंग और इसका सबसे ज्यादा प्रोडक्शन, सबसे ज्यादा मैकेनाइज्ड वाली चीजें स्विट्जरलैंड। आपने एनसीईआरटी में पढ़ा है, सिंपल एनसीईआरटी से आ रही है केस स्टडी, है ना, एनसीईआरटी में ही पढ़ रखा है आपने केस स्टडी, तो आप उसकी केस स्टडी लिख दो। ठीक है, बट हम यहाँ पे थोड़ी और चीजें फॉर योर इन्फॉर्मेशन डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ केस स्टडी बात आप कंक्लूड कर लोगे, कंक्लूजन क्या करते हैं वो बात में देखते हैं। तो आप एक दो चीजें और जो डिस्कस कर सकते हो वो है सपोज गवर्नमेंट पॉलिसी। क्या क्या पॉलिसीज हैं, कुछ पॉलिसीज आपको ऑलरेडी पता होंगी, मैं बस रिवाइज करा रहा हूँ यहाँ पे। तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन, ये एक है, इसमें क्या करती है गवर्नमेंट की हमारी जो इंडिजिनस वैरायटी है उसको प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, और क्या पॉलिसी, नेशनल लाइवलीहुड मिशन है। ठीक है, इसमें वो हेल्प करती है कि क्वालिटी इंप्रूव हो, जो हमारा लाइफ स्टॉक है उसका क्वालिटी इंप्रूव हो, जो प्रोडक्शन सिस्टम्स हैं वो एफिशिएंट बन जाए। ठीक है, और एक पॉलिसी कौन सी है, नेशनल आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोग्राम। ठीक है, इससे हम नए ब्रीड्स क्रिएट कर सकते हैं और प्रोडक्टिविटी ऑफ द कैटल ऑफ दिस एनिमल्स कैन बी इंक्रीज, तो उससे फार्मर की इनकम बढ़ जाएगी, राइट। फिर और क्या क्या पॉलिसी है, नेशनल कैटल एंड बफेलो ब्रीडिंग प्रोजेक्ट है, इसको आप छोड़ दीजिए। ठीक है, एनिमल हस्बैंड्री स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज, तो स्टार्टअप्स वगैरह को भी गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है। ठीक है, एनिमल हस्बैंड्री स्टार्टअप
ग्रैंड चैलेंज। तो ये भी स्टार्टअप्स को प्रमोट कर रही है, जैसे कि प्राइवेट सेक्टर और आए, जैसे कि और इन्वेस्टमेंट आए एनिमल ब्रीडिंग वाले सेक्टर में, राइट। और क्या पॉलिसी है। तो मतलब इस तरह से जो कई सारे पॉलिसीज हैं गवर्नमेंट की, तो आप उसको मेंशन कर सकते हो अपने आंसर, ठीक है। इसके आगे हम चलते हैं। अगर क्वेश्चन में पूछा होता है जो कि 15 मार्कर में आपको लिखने की जरूरत पड़ सकती है कि वे फॉरवर्ड क्या है, हम कैसे एनिमल ब्रीडिंग को और बेहतर बनाएं। तो यार सीधी सी बात है, सबसे पहले आप इसका कमर्शियलाइजेशन और बेहतर करो, है ना। कमर्शियलाइजेशन और बेहतर करो कि यार मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, जो सप्लाई चेन है वो थोड़ी एफिशिएंट बन जाए। फिर आप क्या करोगे, जो रॉ मटेरियल से देखना स्टार्ट कर देंगे, फूड एंड फॉडर अगर की क्वालिटी अगर हम इंक्रीज कर दें तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, है ना। फूड एंड फॉडर जो एनिमल्स को दिया जाता है, अगर उसकी क्वालिटी इंक्रीज कर पाए, इसकी क्वालिटी को इंक्रीज हम जेनेटिक मॉडिफिकेशन से भी कर सकते हैं या फिर नेचुरली भी कर सकते हैं, राइट। ये एक चीज हो सकती है। फिर हम कुछ फंडिंग मैकेनिज्म्स, फॉर एग्जांपल नाबार्ड वगैरह, राइट, तो इनको थोड़ा स्ट्रेंथन करें, इनको थोड़ा और मैंडेट दें कि फंडिंग फार्मर्स के पास पहुंचे, है ना। किसान क्रेडिट कार्ड वगैरह प्रोवाइड कर रही है, गवर्नमेंट प्रोवाइड भी कर रही है किसान क्रेडिट कार्ड आपके एनिमल ब्रीडिंग वाले फार्मर्स को, ठीक है। और क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है कि डिजास्टर मैनेजमेंट के समय, मतलब डिजास्टर के समय एक डिजास्टर मैनेजमेंट फंड क्रिएट कर दिया जाए फॉर द पीपल हु आर इन्वॉल्व इन एनिमल ब्रीडिंग। इससे क्या होगा कि उनको स्विच करने में बहुत आसानी होगी। जब भी एग्रीकल्चर में या किसी भी ऐसी चीज में डिजास्टर आता है तो उनको स्विच करने में आसानी होगी, फटाफट एनिमल ब्रीडिंग पे स्विच कर जाएंगे, ठीक है। और क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है, राइट। आप सोचिए कि क्रॉस ब्रीडिंग कर सकते हैं, अपने जो हमारे एनिमल्स हैं उनका जो ब्रीड है उसको इंक्रीज कर सकते हैं, उसको और बेहतर बना सकते हैं। तो क्रॉस ब्रीडिंग की जा सकती है, राइट। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, उसके जनरल पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को प्रमोट किया जा सकता है ना। ऐसे सीड्स हम प्रोड्यूस कर सकते हैं जिससे ज्यादा बायोमास आए, जिससे ज्यादा अच्छा फॉडर बने, है ना। सीड्स में हम इम्प्रूवमेंट, उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, राइट। तो इस तरह के मतलब बहुत सारे आप वे फॉरवर्ड लिख सकते हो। मार्केटिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, ट्रेनिंग एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो इस तरह से आप वे फॉरवर्ड में पॉइंट्स लिख सकते हो। इस क्वेश्चन में रिक्वायर्ड नहीं है लेकिन आप लिख सकते हो, ट्रेनिंग एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो ये वे फॉरवर्ड आपका हो जाएगा। सारे तो वे फॉरवर्ड नहीं लिखने हैं, मैंने यहाँ पे ज्यादा डिस्कस कर दिया है। आपको इनमें से जो भी आसान लगता हो 6, 7, 8 बस मैक्सिमम याद कर लीजिए, एग्जाम में दे लीजिए, ठीक है। कंक्लूजन के नाम पे बस अगेन जैसा कि मैंने हमेशा बोला है, कंक्लूजन भी आप एनिमल ब्रीडिंग से शुरू करो, ठीक है। उसकी इंपॉर्टेंस लिख दो कि भाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट, यू नो, ऑलमोस्ट 8.8% ऑफ द इंडियाज पॉपुलेशन। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड बिकॉज इट कॉन्ट्रीब्यूट्स ऑलमोस्ट 25%, ठीक है। ये दोबारा डेटा आपको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। 25% ऑफ द एग्रीकल्चर जीडीपी अगर लाइफ स्टॉक फार्मिंग और एनिमल ब्रीडिंग दे रहा है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडियाज इकोनॉमी, ठीक है। एंड इफ वी आर एबल टू विद द हेल्प ऑफ अदर आर्ट ऑफ मेजर्स, इफ वी आर एबल टू एक्सपैंड द होराइजंस एंड द स्कोप ऑफ एनिमल रेयरिंग, देन वी कैन डेफिनेटली डबल द फार्मर्स इनकम। तो आपने हल्का सा इस क्वेश्चन से रिलेट करता हुआ आपने कंक्लूजन लिख दिया, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। कोई भी डाउट होगा आप लोगों को कमेंट्स में पूछ लेना एंड आई होप आपको समझ में आ रहा है कि आंसर राइटिंग कैसे करनी है। इस सीरीज का बहुत अच्छे से यूज करिए एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।